नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1-2 तक। ठीक है, इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। आरओ का प्रीलिम्स का री एग्जाम का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। रिवीजन क्लास नंबर 2 हो गई है। जो लोग क्लास से अभी जुड़े हैं वो लोग क्लास नंबर 1 देखिएगा, और वहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजी आपको रिवीजन की बता दी थी। हिंदी में डेली बेसिस पर आपको जो है 45 मिनट करीब देने हैं। यहाँ पर लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विस के क्विज ग्रुप से जुड़े हैं वो लगातार क्विज में प्रैक्टिस करते रहिए, और अपनी जो पीडीएफ है, जो स्टडी मटेरियल वाली पीडीएफ है हिंदी वाली, उसको रिवाइज करते रहिए। रिवीजन करते रहेंगे तो आप जो है हमेशा अपने टारगेट के करीब रहेंगे। जो 55+ का हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। जो लोग नॉन पेड ग्रुप मेंबर्स हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के हिंदी के पापा वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर उससे रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ये करना है। और करंट अफेयर के लिए जैसे हमने बताया कि करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम संबंधी सवाल जो आते हैं, तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक करंट अफेयर से 35 तक मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से 30 अचीव बिल्कुल किया जा सकता है। आप लोग जो रिलाई करेंगे वो किस रिसोर्स पर करेंगे? जो लोग फुल पेड वाले हैं, पेड ग्रुप मेंबर्स हैं, आपके पास पीडीएफ होंगी मंथली करंट अफेयर की, उसका रिवीजन करते रहिए। और पापा पीडीएफ जो आ जाएगी पापा वीडियो के साथ करंट अफेयर की, ये एग्जाम से करीब जो है 15 दिवस पहले हम लोग अवेलेबल करा देंगे। 15-18 दिवस पहले ये पीडीएफ पेड ग्रुप मेंबर्स को और करंट अफेयर का पापा वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल करा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी लगातार हम लोग बना ही रहे हैं। इकोनॉमिक करंट अफेयर का वीडियो जो है ये मई एंड तक आपको मिल जाएगा कैंसर की तरफ से। ठीक, तो इससे जो है आप 30 मार्क्स टारगेट करेंगे,
55 मार्क्स यहाँ करीब टारगेट करेंगे समान हिंदी में। और जो ये बाकी बचे विषय हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी सबसे बड़ा सेक्शन है, साइंस, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, यूपीजी के इकोनॉमी, इसको हम लोग डेली बेसिस पर रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन क्लास बहुत शॉर्ट में मैं रखता हूँ, 35 मिनट में पूरा रिवीजन हम लोग कराते हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक रिवीजन क्लास से कम 1-2 सवाल आपको देखने को मिले अपने एग्जाम में। तो रिवीजन क्लास नंबर 2 है ये। पहले क्लास से शुरू करेंगे तो एकदम फ्लो में बने रहेंगे। हम लोग रिवीजन क्लास नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें भी हमने करीब 3 विषय यहाँ पे लिए हैं। 3-4 विषय डेली बेसिस पर रिवाइज करेंगे। साइंस और रीजनिंग का सेक्शन होता है एक। और पेड ग्रुप मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपनी पेड ग्रुप में दी गई क्लासेस देखिएगा। अलग से आपको यूट्यूब में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग हमारे पेड ग्रुप पे नहीं है वो हमारे यूट्यूब वाले फ्री रिसोर्सेज का उपयोग करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन क्लास जो कराई जाती है इसमें आपको मेथड्स पता लगेंगे, कैसे आप जो पढ़ रहे हैं यूट्यूब में उसको कैसे रिटेन कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे आगे की तैयारी में बने रहना है। तो रिवीजन क्लास नंबर 2 यहाँ पर हम लोग शुरू कर लेते हैं। डे वाइज रिवीजन क्लास नंबर 2 में आगे बढ़ेंगे। इसमें ज्योग्राफी का सेक्शन नहीं ले रहा हूँ मैं, क्लास नंबर 3 में उसको रिज्यूम करूँगा। पॉलिटी में यहाँ पर फैक्चुअल्स पढ़ना हम लोग शुरू कर लेंगे। संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान के भाग यानी पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है स्टेट पीसेस में। और पर्यावरण का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम लोग देखना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा ही पूर्व के रिवीजन पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको करने की कोशिश करना है जितना आपने पढ़ा है। ऐसे क्वेश्चन करने से क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आप आज आप नहीं पढ़े हैं मतलब इस रिवीजन क्लास में या फिर पहले आपने तैयारी में पढ़ा होगा वो आप रिकॉल कर पाएंगे। जैसे अभिकथन कारण वाला सवाल ही पूछेंगे क्योंकि आरओ का जो कंसल्ट पेपर था उसमें इन प्रश्नों की भरमार देखी गई थी। तो अभिकथन कारण वाले प्रश्न में आपका जो अभिकथन यानी कि असर्शन है ये कह रहा है कि पूंजीवाद से त्वरित आर्थिक वृद्धि होती है, यानी कि इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें इसको तो कैपिटलिस्ट सिस्टम हेल्प्स इन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। और आर इसका रीजन बताया जा रहा है, कैपिटलिज्म लीड टू द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट, यानी रिच एंड पुअर। तो पूंजीवाद जो है ये त्वरित आर्थिक वृद्धि में सहायक होता है। पूंजीवाद से कई बार समाज सक्षम और अक्षम या अमीर और गरीब लोगों में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है। तो आपको क्या लगता है क्या इसका उत्तर होगा? तो सबसे पहले मैंने बताया कि असर्शन रीजन वाले में आपको इंडिविजुअली देखना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है इसको सॉल्व करने का, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ट्रू या फॉल्स या सही या गलत है कि नहीं है, सही है कि गलत है। तो पूंजीवाद से त्वरित आर्थिक समृद्धि होती है, ये बात सही है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कह सकते हैं निष्कर्ष निकला कि ये ट्रू है। ठीक है। तो ये आर जो है ये सही है, यहाँ पे लिख लिया करिए इसमें अपने क्वेश्चन पेपर में ही कि ये सही है। सेकंड को आप पढ़िए आप, पूंजीवाद से कई बार समाज सक्षम और अक्षम अगर लोगों में बढ़ जाता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है। अब जब दोनों सही होते हैं तो अगला स्टेप होता है कि इनका रिलेशन फाइंड करना। ठीक है। इनमें क्या संबंध है वो देखना। तो यहाँ पर लिखा करिए क्योंकि। ठीक। पूंजीवाद से त्वरित आर्थिक समृद्धि होती है क्योंकि पूंजीवाद से कई बार समाज सक्षम और अक्षम वर्ग में बंट जाता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें संबंध नहीं बन रहा। ठीक है। कोई संबंध नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों हैं तो सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हमारा उत्तर उसमें हो जाएगा बी। इस तरीके से अभिकथन कारण वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। ये मैंने पढ़ाया क्लास 1 में। क्लास 1 देख के आप इसका उत्तर कर सकते हैं। द टर्म भारतवर्षा या भारतवर्ष मेंशन्ड इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज अ कल्चरल कोनोटेशन। और आर जो है कहता है पाणिनीस अष्टाध्यायी हैज मेंशन्ड भारत एज अ स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। इसको हिंदी में दिखा देता हूँ। हाथी गुम्फा शिलालेख में उल्लिखित भारतवर्ष या भारतवर्ष एक सांस्कृतिक क्षेत्र का अर्थ सांस्कृतिक क्षेत्र का अर्थ लगाया जाता है। आर इसमें लिखा गया पाणिनि की अष्टाध्यायी में पहली बार भारत को एक राज्य के रूप में उल्लिखित किया गया है। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे क्योंकि हमने ये पढ़ाया है क्लास नंबर 1 में। ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। फिर जो है ये क्वेश्चन जो है ये देख लेते हैं। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम नॉट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट ओवरटेक द कॉन्स्टिट्यूशन। आशय यह है कि अभिकथन कह रहा है कि भारत में संविधान सर्वोच्च सत्ता है, संसद की नहीं। भारत में संविधान की सर्वोच्च सत्ता है, संसद की नहीं। आर इसका दिया हुआ है कि संसद संविधान की उपज मात्र है और संविधान के दायरे से बाहर जाकर के कार्य नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत अगर आपने पॉलिटी ध्यान से पढ़ा है तो इसका उत्तर आप लोग कर ले जाएंगे। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, सत्ता की नहीं। या फिर हम लोग कह सकते हैं किसकी सर्वोच्चता है? पीपल की। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों की सर्वोच्चता है। और जो हम भारत के लोगों की जो कह सकते हैं आवाज़ को रिप्रेजेंट कौन करता है? संविधान।
ठीक है। संविधान हम भारत के लोगों की जो है कह सकते हैं अभिव्यक्ति है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, या भारत के लोग सर्वोच्च हैं, या फिर उनको रिप्रेजेंट करने वाला भारत का संविधान सर्वोच्च है। अगर विधि के बारे में बात करें तो ये सही है, सही। संसद की सर्वोच्चता नहीं है। अगर संसद की सर्वोच्चता होती तो कानूनों को कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के दायरे में कभी नहीं लाया गया होता। केशवानंद भारती केस कभी होता ही नहीं। और अभी जो तमिलनाडु के गवर्नर और तमिलनाडु की सरकार के बीच जो मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट देता ही नहीं कि गवर्नर को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर ही काम करना पड़ेगा। तो आपने समय समय पर देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान की व्याख्या करता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है तो इसका मतलब है कि वो पावर कहाँ से मिली सुप्रीम कोर्ट को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिली है, भारत के संविधान से। संसद की सर्वोच्चता नहीं है। संसद की सर्वोच्चता होती तो कभी भी संविधान को बदल दिया गया होता, बहुत पहले हमारे पूर्व के सत्ताधारियों द्वारा। भारत में संविधान की सर्वोच्च सत्ता संसद की नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि संसद संविधान की उपज मात्र और ये संविधान के दायरे से बाहर जाकर के कार्य नहीं कर सकता है। ये भी सही है। तो आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं कि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए वाला इसमें। ठीक है, ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम नॉट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट इज द जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट ओवरटेक द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखिए। उसके बाद एक सवाल यह है इकोसिस्टम वाला। इसको जब हम नेक्स्ट क्लास में इकोसिस्टम पढ़ाएंगे तो आप इसका उत्तर करिएगा। एन इकोसिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज बट यूजुअली इनकम्पासेस स्पेसिफिक एंड लिमिटेड स्पीशीज। ठीक है, एनवायरमेंट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक स्पीशीज। एनवायरमेंट आज हम पढ़ें, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, या कोशिश करेंगे कि इस क्लास में ही पढ़ लें इसको। पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसमें विशिष्ट और सीमित प्रजातियां ही सम्मिलित होती हैं। पर्यावरण में विशिष्ट प्रजातियां नहीं होती हैं। अब बताइए जो है इसमें क्या आपका उत्तर होगा। ठीक है, ये उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा इस क्लास को देखने के बाद। भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ इसको देख लेते हैं। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पहले कुछ एक्ट आए थे, और 1858 के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब शासन आ गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद, तब ये सारे कानून जो है ब्रिटेन की संसद ने बनाई थी हमारे लिए। और भारत स्वतंत्र होता है आखिरी कानून लागू होने के बाद, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये आखिरी कानून ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने पारित किया था, फिर भारत स्वतंत्र हो गया था, अंग्रेज यहाँ से चले गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अभी भी पढ़ा जाता है। संविधान हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, लेकिन ये सब भी आजकल पूछ लिया जाता है। RARO में अभी भी आते हैं इससे क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट द्वितीय वाला 1813 में, चार्टर एक्ट तृतीय वाला 1833 में, और चार्टर एक्ट 1853 वाला। ठीक है, इसमें कुछ विशेषताएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे चार्टर एक्ट 1813 में ये क्या हुआ था, 1 लाख रुपए वार्षिक का प्रावधान किया गया था भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था के लिए, और मिशनरियों के लिए धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई थी। ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 से मिल गई थी। चार्टर एक्ट 1853 से जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया जाने लगा था। सबसे पहला टाइटल इसका किसको मिला था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये पहली क्रांति के बाद हुआ था। 1857 की पहली क्रांति के बाद जब मेजर चेंजेस किए गए थे इसमें, 1858 के अधिनियम से जो कंपनी का शासन जो है खत्म हो गया था। अब जो ब्रिटिश शासन डायरेक्टली क्राउन के अधीन आ गया था। क्राउन के अधीन आने का आशय क्या हुआ था कि अब सारे जो नियम वगैरह हैं ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट को बनाने थे, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम यहाँ पर भारत में जो साम्राज्य स्थापित किया था कंपनी ने, उसका भी सारा कामकाज जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखना शुरू कर दिया था। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 आता है, फिर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909। 1909 का जो काउंसिल एक्ट है, इसमें भारत में प्रथम बार निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत की गई थी ब्रिटिश भारत में। हालांकि निर्वाचन की पद्धति इनडायरेक्ट इलेक्शंस की थी, डायरेक्ट इलेक्शन का कोई तत्व नहीं था। इनडायरेक्ट इलेक्शन में पहली बार यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत मतलब इलेक्शन शब्द की शुरुआत एक तरीके से की गई थी कि निर्वाचन यहाँ पे होना चाहिए भारतीयों का, खासकर भारतीयों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शुरू किया गया था। इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से कुछ भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 1909 से दो चीज़ें हुई थी, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन वाली चीज़, और दूसरी जो है ये सेपरेट इलेक्ट्रेट, पृथक निर्वाचक मंडल जिसको बोलते हैं, मुस्लिम्स को दिया गया था।
मुस्लिम समुदाय को जो पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से और भी एक्सटेंड कर दिया गया था आगे, सिख्स के लिए जो है, क्रिश्चियंस के लिए, मतलब और अन्य कम्युनिटी को भी यहाँ पर पृथक निर्वाचक मंडल 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मिल चुका था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। फिर आखिरी अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो है पारित किया गया था, जिसमें भारत की आज़ादी पर मुहर लगाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए कि 2 बार ब्रिटिश भारत में इस एक्ट के अंतर्गत चुनाव कराए गए थे, मतलब इस एक्ट में बनाए गए नियमों के अनुसार। कब कब कराए गए थे अगर आपसे पूछ लें तो एक तो कराया गया था 1926 में, 1926 में, और एक 1945 में। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे कि 1945 जो चुनाव है वो तो इसके हिसाब से होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नियमों के अनुसार, क्योंकि ये नियम बाद में आया था, ये अधिनियम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चुनाव नहीं कराया गया था 1945 में, 1919 के नियमों से ही कराया गया था, क्योंकि 1935 वाले एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कही गई थी, जिसको प्रिंसली स्टेट्स ने यानी कि देसी रियासतों ने ज्वाइन नहीं किया था। तो 1935 के नियमों के हिसाब से चुनाव नहीं हो पाए थे 1945 में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर भारत के संविधान के विकास संबंधी यहाँ पर कुछ जरूरी वाले तथ्य हो गए जो आपको याद रखने चाहिए। 1935 के अधिनियम के बारे में क्या ध्यान रखना है कि प्रोविंशियल लेवल पर यानी प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन है उसका समापन हुआ था 1935 के अधिनियम से। ये भी पूछे जा चुका है आरओ में। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान के जो भाग हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम पढ़ना चाहिए कायदे से, लेकिन अभी जो फैक्चुअल्स हैं उसको कवर कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्लास नंबर 3 में हम लोग कर लेंगे। भारत के संविधान के भाग, उनसे संबंधित विषय, अनुच्छेद। कई बार भाग अनुच्छेद मिलाने को आ जाता है मैचिंग में, कभी भाग और विषय मिलाने को आ जाता है। कई बार सिंपली पूछ लेंगे भाग फलाना में क्या चीज़ दी हुई है, जैसे बीओ के पेपर में आया था कि केंद्र राज्य संबंध जो है किस भाग में गिवन है वो बताइए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक चार्ट आपको लर्न करना है, इससे क्वेश्चन आपका कवर हो सकता है। तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने तो कई बार पढ़ा होगा इसको पॉलिटी पढ़ते समय, लेकिन एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं हम लोग। जैसे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये किस में गिवन है, भाग 1 में। अनुच्छेद संख्या क्या है, 1 से 4 तक। संघ और उसका राज्य क्षेत्र गिवन है कि जो है संघ, जैसे भारत जो है राज्यों का संघ होगा, और जो है राज्य कैसे बनेंगे, कैसे नए राज्य सृजित किए जा सकते हैं, राज्यों का नाम कैसे बदला जा सकता है, वो सब इसमें बताया गया आर्टिकल नंबर 1 से 4 में। नागरिकता संबंधी प्रावधान है 5 से 11 आर्टिकल में। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है 12 से 35 नंबर तक। कुछ मूल अधिकार जो है विदेशियों को भी मिले हैं और कुछ मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को मिले हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट वाला पूरा एक चैप्टर ही करेंगे आगे क्लासेस में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गिवन है 4 में, भाग 4 में 36 से 51 तक, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फिर 4A यानी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A जोड़ा गया था 1976 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो 1976 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। संघ सरकार में 52 से 151 तक के प्रावधान है। कार्यपालिका 52 से 78 नंबर अनुच्छेद तक। संसद 79 से 122 तक। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में उल्लिखित है 123 में। संघ की न्यायपालिका के बारे में गिवन है जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 से 147 तक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संबंधी आर्टिकल हैं 148 से 51। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या हमें सारे अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे आरओ के लिए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये गुच्छों में भी याद करते जाएंगे तो कई बार एग्जाम में अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जीक्यूटिव स्टेट, ये जो कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, और जो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स 152 से 237 तक, इनका फिर जनरल प्रोविज़न 152 में गिवन है। एग्जीक्यूटिव 153 से 167 में। जो राज्य के एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन से होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनसे संबंधी प्रावधान जो है इसमें गिवन होंगे एग्जीक्यूटिव में। फिर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में 168 से 212 तक। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर ये 213 में, विधायी शक्तियाँ गवर्नर की। हाई कोर्ट 214 से 232 तक गिवन है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में 233 से 37 तक गिवन है। और स्टेट्स इन पार्ट बी, ये शेड्यूल जो है शेड्यूल 7 ये डिलीट किया जा चुका है 238 नंबर। तो पार्ट 7 जो है भाग 7, इसको डिलीट किया जा चुका है। डिलीट कब किया गया था जैसे पूछ लें तो याद रखना आसान है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, यानी 7वें संविधान संशोधन से भाग 7 को हटा दिया था। वैसे याद रख सकते हैं, याद रखना भी आसान हो गया कि भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। यूनियन टेरेटरीज यूटी 239 से 242 तक के प्रावधान है। पंचायत के संबंधी प्रावधान
243 नंबर आर्टिकल से 243 ओ तक। ठीक। म्यूनसिपैलिटी संबंधी प्रावधान ये 243 बी से 243 जेड जी तक। ठीक है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में गिवन है। भाग 9 का में या भाग 9 ए में म्यूनसिपैलिटी संबंधी प्रावधान है। कोऑपरेटिव सोसाइटी संबंधी प्रावधान 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। ठीक है। पार्ट 9 बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके बाद पार्ट 10 ये शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज संबंधित है। शेड्यूल ट्राइबल एरियाज संबंधित है। यहाँ पर जो है भाग 10, ठीक है, 244 से 244 का तक संबंधित है। यहाँ पर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से हमसे एग्जाम में पूछते हैं कई बार, शायद आपके कैंसल्ड पेपर में भी आया था कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों संबंधी जो प्रावधान है भाग 10 के, वो किन राज्यों पर लागू नहीं करेंगे, किन राज्यों पर लागू नहीं होते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM पर लागू नहीं होते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है 245 से 263 में गिवन है। ठीक है। 245 से 263 में केंद्र राज्य संबंध गिवन है भाग 11 में। ठीक है। और अध्याय 1 में विधायी संबंध है, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है। देन इसके बाद जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद संबंधी प्रावधान 264 से 300 ए में है। ठीक है। फिर 264 से 291 में स्पेसिफिकली वित्त के बारे में, ऋण लेने देने के बारे में जो है 292-93 में है। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं, वाद ये 294 से 300 में है। भाग 12 में ये बताया गया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है अमेंडमेंट के बाद 300 ए के तहत जो है एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है या फंडामेंटल राइट नहीं है, एक लीगल राइट है। विधिक अधिकार रह गया है भारत में, संपत्ति का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य व्यापार समागम 307 में 13 में गिवन है, भाग 13 में। भाग 14 में गिवन है आपका संघ और राज्यों के अधीन जो सर्विसेज होती हैं, UPSC और स्टेट PCS के बारे में भाग 14 में गिवन है। सर्विसेज के बारे में गिवन है 308, 314 में। लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है 315 से 323 में। अधिकरण यहाँ पर जो है ट्रिब्यूनल्स के बारे में गिवन है 323 का से 323 खा तक। 14 के पार्ट 14A में अधिकरण के बारे में है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान 324, 329 तक है। ठीक है। यह भी पूछा गया था ई के पेपर में। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान जो है 330 से 342 का तक है। और राजभाषा जो है भाग 17 में है, पार्ट 17 में 343 से 351 खा तक। देन इसके बाद आपात उपबंध 352 से 360 में है। प्रकीर्ण जो है 361 से 367 तक। जैसे इसमें प्रीवी पर्स का जो उन्मूलन किया गया था वो है, कई सारे डेफिनेशंस इसमें शामिल है। एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, ये सब जैसे प्रावधान थे। 361 से 367 में संविधान का संशोधन किस प्रक्रिया के तहत हो सकता है। 368 में गिवन है भाग 20 में। इस भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन संक्रमणशील विशेष उपबंध 369 से 392 तक। जैसे इसमें 369 से 392 के बीच 370 आता है, ये संक्रमणकालीन उपबंध था, इसको फाइनली ख़त्म किया गया 2019 में। फिर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये 393 से 395 तक। तो ये पार्ट का आपने ओवरव्यू ले लिया। अभी डायरेक्टली इसी पिक से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर इनमें इंटरनली कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इकोनॉमी का थोड़ा सा पार्ट हम लोग कवर कर लेते हैं। कंपैरिजन और डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। पूंजीवाद, समाजवाद और जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या यहाँ पे विभेद होता है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित मुझे लगता है इस साल पूछा जा सकता है। जैसे इनको विभिन्न हेड्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे आर्थिक बाजार के संदर्भ में क्या अंतर होता है, व्यक्तिगत पहल के संदर्भ में पूंजी संसाधन जो है कहाँ से आता है, श्रमिकों के संदर्भ में क्या क्या अंतर होता है, मैनेजमेंट या प्रबंधन के संदर्भ में क्या अंतर होता है किसी अर्थव्यवस्था में। तो पूंजी आदि अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य के स्वामित्व वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या उद्योग होते हैं और सीमित प्रतिस्पर्धा का मौका मिलता है, क्योंकि राज्य रेगुलेट करता है प्रतिस्पर्धा को। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, क्योंकि सारी सरकारी चीज़ें होती हैं। व्यक्तिगत पहल, व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति उद्देश्य होता है। कैपिटलिज्म का उद्देश्य ही है मल्टीपल प्रॉफिट प्राप्त करना, सभी को, मतलब जो उद्योग कर रहा है उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है सिर्फ। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि व्यवसायी सीमित लाभ कमा सकते हैं और कार्मिकों को दी जाने वाली मजदूरी विनियमित की जाती है। मतलब बाकायदा जो फैक्ट्री मालिक हैं या फिर जिनके पास रिसोर्सेस हैं उनको सरकार रेगुलेट करेगी, और जो मजदूर रखे जा रहे हैं उनको जो मजदूरी मिलती है वो भी सरकार रेगुलेट करेगी।
जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में व्यक्तिगत लाभ की कोई अनुमति नहीं होती है। पूंजी संसाधन के बारे में बात करें तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मालिकों द्वारा पूंजी निवेश किया जाता है, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में राज्य से राज्य संरक्षित व्यवसाय को सभी प्रकार के पूंजी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। और जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, पूंजी मालिकों से प्राप्त होता है और राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों के लिए राज्य द्वारा जारी द्वारा बॉन्ड से जो है फंड मिलता है। ठीक है। उसके बाद श्रमिकों के बारे में बात करें तो श्रमिक नियोक्ता और व्यवसाय को खुद से चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जबकि श्रमिकों को व्यवसाय का चयन करने की अनुमति मिक्स्ड इकोनॉमी में भी होती है। ट्रेड यूनियंस के जो राइट्स हैं उनको रेगुलेट किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, जबकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें राज्य नियोक्ता और श्रमिकों के लिए नियम निर्धारित करता है, यानी स्टेट रेगुलेट करता है कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है उसके बीच कैसे संबंध रहेंगे, ये पूरा रेगुलेशन स्टेट करता है। ठीक, या सरकार करती है कुल मिला करके। व्यवसाय का स्वामित्व यानी कि जो है बिजनेस ओनरशिप, इंडिविजुअल के पास अपना जो है बिजनेस ओन करने का अधिकार होता है, जबकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें सारा जो प्रोडक्शन होता है उसको ओन कौन करता है, स्टेट। ठीक, जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसको स्टेट ओन करता है और अदर जो है वो प्राइवेट सेक्टर ओन जो है ओन करता है। रिस्क एजम्पशन, जो भी घाटा मुनाफा हो किसका होता है, ओनर का होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि सारा रिस्क जो है वो सरकार झेलती है, स्टेट। और फिर जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ, डिसाइडेड बाय मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट डिसाइड करता है इनका परिचालन, जबकि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जाती है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, जो सरकार प्लान बनाती है उसी के हिसाब से पूरा सब कुछ चलता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि मार्केट सिस्टम और सेंट्रल प्लानिंग दोनों के द्वारा मिक्स्ड इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था और उद्योग प्रभावित होते हैं। कंज्यूमर सोवरेंटी, फुल फ्रीडम ऑफ चॉइस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही होता है कि जो अच्छा सामान देगा कंज्यूमर उसी की तरफ जाएगा, जबकि कोई चॉइस नहीं होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो सरकार प्रोडक्ट बना रही है वही खरीदना पड़ेगा, जबकि लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है, तो आपको समझ में लगभग थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा। यहाँ पर पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो तुलना और अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे आपसे पूछें कि भारत में कौन से प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जैसे आर मेंस में एक बार पूछा था, तो भारत में कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, आपको पता होना चाहिए। आर के अलावा अभी कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है किसके अंतर्गत अपनाया गया था। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वीकार किया था। भारत की जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी आज़ादी के जस्ट बाद 1948 में, भारत की औद्योगिक नीति में ही ये स्पष्ट तौर पर स्वीकार कर दिया गया था कि भारत में न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहेगी न समाजवादी, जबकि नेहरू जी जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब समाजवादी थे, लेकिन उन्होंने भारत के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी का प्लान बनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का यहाँ पर रणनीति बनाई गई थी। ठीक है, आज़ादी के बाद। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट या पर्यावरण की अवधारणा के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। पर्यावरण की अवधारणा पर, तो पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है, तो पर्यावरण में मानव शामिल होता है। ठीक है, मानव, जैसे एनसीईआरटी में पिक बनी हुई है तो इसमें हमने देखा कि पर्यावरण में मानव शामिल है, और मानव से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे मानव की कम्युनिटी, मानव का समाज, मानव का परिवार, इंडिविजुअल खुद, कोई भी आम नागरिक, और वो जो धर्म प्रैक्टिस करता है, जिस भी धर्म मजहब को मानता है वो भी पर्यावरण का भाग है। जो भी एजुकेशनल उसकी जो स्ट्रक्चर है, एजुकेशनल वेलबींग है, वो भी इन्वायरमेंट का भाग है। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन और उसके देश की पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब भी इन्वायरमेंट में आ जाती है। और इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, इन्वायरमेंट में आ जाते हैं इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो है आसपास जो आप स्मारक देख रहे हैं, उद्योग देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, ब्रिज देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, अपने आसपास जो भी आप देख रहे हैं, चाहे वो नेचुरल स्ट्रक्चर्स हों चाहे ह्यूमन मेड हो, वो इन्वायरमेंट है। नेचुरल में क्या आ जाता है, जैसे वायुमंडल जो है, जलमंडल, अपने आसपास जो आप पानी के क्षेत्र देख रहे हैं, लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर में जो आप देख रहे हैं, पशु पक्षी, अन्य मानवों के अलावा लैंड या लिथोस्फीयर देख रहे हैं, तो ये सब जो है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में आ जाते हैं। इन्वायरमेंट टर्म ही जो बना है इन्वायरमेंट से, ये जो है एक टर्म है, किस भाषा का है ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि पर्यावरण का जो आशय है जिस ओरिजिनल भाषा से लिया गया है, तो इसका मतलब होता है चारों ओर। चारों ओर पर्यावरण का मतलब ही होता है कि चारों ओर जो कुछ व्याप्त है वो आपका पर्यावरण है। चारों ओर जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो आपका इन्वायरमेंट है। जैसे हम कहते हैं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इस समय अच्छा नहीं देश का, तो इसका मतलब पॉलिटिक्स में जो आसपास जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं है। तो पर्यावरण की अवधारणा का मतलब है आसपास। और जबकि इकोसिस्टम की अवधारणा क्या है, इकोसिस्टम्स में फंक्शंस और जो साइक्लिंग्स होती है मिनरल्स और एनर्जी फ्लो की, वो सब भी शामिल हो जाता है। ये बहुत बेसिक अंतर है इकोसिस्टम इन्वायरमेंट में, इसको ध्यान रखिएगा। हमारे एग्जाम में जैसे 2 सवाल आए थे बहुत बेसिक से इन्वायरमेंट से।
पीसीएस में आ चुके हैं, आरओ में भी आ सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, इनमें कौन शामिल नहीं है? सामान्यतः पर्यावरण को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, कौन सा इस वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो पर्यावरण को हम भौतिक पर्यावरण के रूप में बांट सकते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण भी एक कैटेगरी है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी एक कैटेगरी है, लेकिन जो है ऑपरेशनल इन्वायरमेंट कोई कैटेगरी नहीं होती है। ठीक, एक और सवाल आ चुका है 2019 के पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में कि मानवीय गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? मानवीय गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट देखिए हिंदी मीडियम में भी ये लिखा है। तो एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट वह पर्यावरण होता है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, हमारी आपकी गतिविधियों से विनियमित होता है या फिर उससे परिवर्तित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्यावरण की अवधारणा है। अगर हम जो है इसको टोटलिटी में देखें तो कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम में टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इट इंक्लूड्स बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। पर्यावरण को किसी जीव के परिवेश के सजीव और निर्जीव घटकों, प्रभावों, घटनाओं के कुल योग के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब ये कुल योग है, जबकि इकोसिस्टम में स्पेसिफिक्स की बात होती है। तभी हमने जो प्रश्न पूछा था आपसे, इसका आंसर अब आप कर पाए होंगे। पर्यावरण संबंधी जो हमने सवाल पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसमें विशिष्ट और सीमित प्रजातियां ही शामिल होती हैं। अब पर्यावरण में विशिष्ट प्रजातियां नहीं होती हैं। अब आप इसका उत्तर कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए डे 2 में साइंस सेक्शन के ऊपर आ चुके हैं और आज एक बड़े ही ज़रूरी सवाल का जवाब आपको देंगे। देखो कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जिस भी कंपाउंड में कार्बन अथवा हाइड्रोजन या फिर दोनों है तो वो ज़रूर से ज़रूर ऑर्गेनिक अथवा कार्बनिक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Oh my God! देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ है और दूसरी तरफ है आपके पास कार्बोनिक एसिड H2CO3। एक में कार्बन है और दूसरे में कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, लेकिन दोनों ही ऑर्गेनिक नहीं होते। ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसे कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं? तो दो कंडीशन होती हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी नहीं है, दोनों के बीच में बॉन्ड भी बनना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये मीथेन है तो इसमें C और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। उसी तरीके से इथेन में C2H6 अगर आप देखिएगा तो ये बनता है आपका सिंगल बॉन्ड ही, लेकिन C2H4 में ये डबल बन जाएगा और इथाइन में ये C ट्रिपल बॉन्ड H, C और H के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो कुछ ना कुछ बॉन्ड बनना चाहिए, सिंगल, डबल या ट्रिपल, तब जाके वो ऑर्गेनिक होगा। अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं लेकिन बॉन्ड नहीं बन रहा, जैसे कि इस H2CO3 के केस में हो रहा है, जब ये पानी के अंदर जाएंगे तो C और H अपने अलग अलग आयन बना लेंगे, दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, इस वजह से ये ऑर्गेनिक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई भी कंपाउंड है उसका अगर आप ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो उसमें से ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दो के दोनों रिलीज़ होने चाहिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का केस अगर आप देखिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद ही है ये ओरिजिनल, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही थोड़ी बाहर आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। इसलिए ये कंडीशन गलत होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। और पहली कंडीशन बॉन्ड वाली जो है इसके गलत होने की वजह से H2CO3 के केस में वो भी ऑर्गेनिक नहीं होता है। तो आज के बाद से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, C और H को देख के ये जज नहीं करोगे कि ये ऑर्गेनिक हैं। ये दोनों कंडीशन अगर आपको पता है तब आप सीधे से ये डिसाइड कर लोगे कि ऑर्गेनिक हैं कि नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात चली गई है तो लोगों के मन में कन्फ्यूज़न और भी रहती है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अर्थात उर्वरक, बेसिकली खाद, क्या फ़र्क होता है दोनों में? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी कंपोस्ट है, ग्रीन मैन्योर है, गाय का गोबर है, जली हुई लकड़ी है, गली हुई हड्डी है, कुछ भी है उल्टा सीधा जो कि जानवरों और पेड़ पौधों से आपको मिल रहा है, वो सब का सब अगर खाद के तौर पे आप यूज़ कीजिएगा तो वो ऑर्गेनिक में चले आएगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। उसी तरह से अगर आप फैक्ट्री में बने हुए उर्वरक का यूज़ करते हो जो कि अलग अलग पर्पस के लिए बने होते हैं, अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसके लिए एक अलग उर्वरक यूज़ होगा, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं इनकी कमी के लिए आप अलग अलग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करते हो। तो कौन सा बेस्ट है, आपको ऑर्गेनिक लगाना चाहिए या इनऑर्गेनिक आपको यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो ऑर्गेनिक है वो हमेशा खेतों में ऑन द स्पॉट तैयार हो जाते हैं एकदम तुरंत, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हो कि बस गाय का गोबर ही तो चाहिए, बस उल्टी सीधी चीज़ें ही तो चाहिए, जली हुई लकड़ी, गली हुई हड्डी, यही सब तो चाहिए, तो तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन
इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो चूंकि ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के लिए बने होते हैं, नाइट्रोजन के लिए अलग लगेगा, फास्फोरस के लिए अलग, वैसे NPK तीनों एक ही में आ जाते हैं कई बार, लेकिन सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह के लिए आप अलग से फर्टिलाइज़र बनाते हो फैक्ट्री में। ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो जैसे ही खेत में बुवाई चालू होनी है उसके 1-1.5 महीने पहले से ही आप उस मिट्टी में ऑर्गेनिक खाद लगाना शुरू कर देते हो, जबकि इनऑर्गेनिक के केस में आप जब चाहो तब लगा दो। इवन अगर आपकी फसल तैयार भी है ना तो ऊपर ऊपर से भी आप इनऑर्गेनिक लगा सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक हमेशा थोड़े से गैप के बाद, इवन आपने बीज भी नहीं बोई है और तब आप लगाओ, वो भी 1-1.5 महीना पहले। जैसे ही आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लगाते हो मिट्टी सड़ना चालू हो जाती है और जो भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि फसल के उगने के लिए ज़रूरी होते हैं उनकी ग्रोथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हेल्प भी कर देता है। इसके साथ ही जिस मिट्टी में आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लगाया है उसके जल छोकने की क्षमता भी बढ़ा देता है, लेकिन ऑर्गेनिक के केस में इस चीज़ में कोई मदद नहीं मिलती है। ना तो जल धारण क्षमता बढ़ेगी, ना ही बैक्टीरिया जो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं उनकी ग्रोथ में मदद मिलेगी, मर और जाएंगे। देखिए, अगर आपकी मिट्टी में किसी स्पेसिफिक चीज़ की कमी है, मान के चलिए सल्फ़र उसमें कम पड़ रहा है, तो आप सीधे सीधे इनऑर्गेनिक पे जाओगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है कि जिस भी चीज़ की कमी है वो कमी तुरंत पूरी हो जाए। जो फ़र्क आयुर्वेदिक दवा और एलोपैथिक दवा में होता है वही फ़र्क ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में होता है। आयुर्वेदिक दवा को आप ऑर्गेनिक समझो और एलोपैथिक को इनऑर्गेनिक। मान के चलो आपको आयरन की कमी हो गई है तो एलोपैथी से ही तो वो सही होगी ना, जब आयरन की ड्रिप आपको चढ़ेगी IV से। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की गोली खाओगे तब तक आप निपट जाओगे, आपकी आयरन की कमी तो दूर होने से ही रही, क्योंकि आयुर्वेद अपने हिसाब से काम करता है। इंस्टेंट रिलीफ आपको चाहिए तो एलोपैथी की तरफ जाना पड़ता है। उसी तरह से अगर आपको कोई खास न्यूट्रिएंट कम पड़ रहा है आपकी मिट्टी में, उस न्यूट्रिएंट की कमी से वो ग्रस्त है और आपको वो न्यूट्रिएंट उस मिट्टी में अर्जेंट चाहिए, तब आप इनऑर्गेनिक पे ही जाओगे। ऑर्गेनिक इस चीज़ में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने एक तरफ खेती उगाई भी नहीं है, बुवाई चालू भी नहीं करी है, और तब आप मिट्टी को तराशना चाहते हो, उसकी क्वालिटी अच्छी बनाना चाहते हो, तब आप ऑर्गेनिक के ऊपर जा सकते हो। देखिए, जिस तरह से एलोपैथी की दवा ज़्यादा खाओगे तो नुकसान कर जाएगी, पेट दर्द, उल्टी, डायरिया ये सब होगा। उसी तरह से अगर आप इनऑर्गेनिक को ज़रूरत से ज़्यादा लगा देते हो तो मिट्टी ख़राब हो जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो बिगड़ जाता है। कहीं इसमें अगर कार्बन नाइट्रोजन उल्टा सीधा हो गया ना, कम ज़्यादा हो गया, तो मिट्टी हो जाती है ख़राब, उस पर कभी भी खेती फिर की नहीं जा सकेगी। इसलिए इनऑर्गेनिक को कभी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक को आप ज़्यादा लगा सकते हो, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे आयुर्वेद की गोली जो है वो नुकसान नहीं करती। तो अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस सिचुएशन में ऑर्गेनिक आपको यूज़ करना है और कब इनऑर्गेनिक यूज़ करना है। अभी चलो जाते जाते एक कोडिंग और डिकोडिंग का धांसू धूम धड़ाके वाला सवाल देख के जाओ। देखो, बहुत सारे पैटर्न आपने कोडिंग डिकोडिंग में देखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा। जैसे ये शांति को ये लिख रखा है, तो शांति में S होता है 19, लेकिन यहाँ पे 19 की जगह पे A और 9 है। तो जो दूसरा वाला है उसको एज इट इज़ रखा, लेकिन फर्स्ट वाले का अल्फ़ाबेट ले लिया। अब ये बताओ, ABCD की अगर नंबरिंग कीजिएगा तो A फर्स्ट पोजीशन पे ही तो मिलेगा, इसलिए A का 1। अब H है तो उसका 8 लिख दिया। अब यहाँ से आप क्या समझे कि जहाँ पे डबल डिजिट इन्वॉल्व हैं तो डबल डिजिट में पहले नंबर के डिजिट का अल्फ़ाबेट हो जाएगा, दूसरा एज इट इज़ रहेगा। वहीं अगर सिंगल डिजिट है तो उसका सीधे सीधे नंबर लिखेंगे, उसका कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद A देखिए, तो A का यहाँ 1 लिख दिया, उसमें सीधे नंबरिंग करनी है सिंगल डिजिट में। N होता है 14, तो ये A4 लिख दिया। उसी तरह से आप देखो T होता है 20, T20 क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, T for 20 उसका नंबर है। ये 2, ये B, ये O, तो देखा BO मिला। I होता है 9, सिंगल डिजिट है तो सीधे लिख दिया। सेम चीज़ आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके वेरीफाई कर लो। हम चलते हैं सीधे बिल्ड की तरफ। B होता है 2, सिंगल डिजिट है, जहाँ A है वो ऑप्शन आपका कट गया। अब U होता है 21, अब ये डबल डिजिट है तो पहला रिप्लेस होगा किससे, अल्फ़ाबेट से, 2 का B, तो ये B1 होगा। 2B1 यहाँ पे गिवन है, इसको टिक करो और आगे बढ़ो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस तरह से आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाता है। बाकी आप जो हमने लॉजिक बताया उसके हिसाब से आगे भी सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्यों करें जब एक ही स्टेप में आपको आंसर मिल गया, बाकी कोई ऑप्शन में कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब उसके बाद ब्लड रिलेशन से एक अलग तरीके का सवाल देखो। कई बार होता नहीं है, लोग एक दूसरे से मजाक करते हैं, वो मेरे मामा के दादे का, फलाने के ढिमाके का, अदरक का लहसुन है। कौन है ये लोग?
कहां से आते हैं ये? तो यही बात आपसे एग्जाम में भी आजकल पूछी जा रही है रीजनिंग में। तो जब भी इस तरीके का दिवन हो, आई एम समवन ऑफ समवन ऑफ समवन ऑफ दिस एंड दैट, तो सीधे सीधे आप हिंदी में एक तो पढ़ोगे, क्योंकि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। इंग्लिश वालों की हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ समझो, ये रिश्तों के नाम आप बचपन से हिंदी में ही सुनते आए हो ना, तो इसीलिए रवि ने पायल से क्या कहा, पायल से ये बात कही जा रही है एक लड़की से, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन। तो अगर आप लड़की से ये स्टेटमेंट दीजिएगा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, तो आप उसके खुद की बात कर रहे हो। तो रवि ने पायल से कहा तुम्हारी बहन की, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन यानी तुम, सीधे सीधे तुम मेरी माता हो। तो रवि पायल से कह रहा है तुम मेरी माँ हो, तो रवि क्या हुआ, उस पायल का पुत्र हुआ। तो इस तरह से ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए मज़े करो।